तो यार देखो, जैसा हमने पहले डिसाइड किया था कि हम साथ में एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी है उस पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फ्रॉम दिस बुक, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और फर्दर और रिवीजन के लिए भी बहुत ही काम आएगा। तो चलो चैप्टर वन को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी का, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो हम इसी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस इस बुक में दे रखे हैं उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम लक्ष्मीकांत बुक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना अपना पहला जो चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसे। तो देखो यार, इन्होंने जो पहला क्वेश्चंस दे रखा है वो स्टेटमेंट बेस्ड दे रखा है ना। अब आप देखोगे तो ज़्यादातर इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो इनका जो पहला जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो देखो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरल। तो ये बात सही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था उसी में सबसे पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई थी। ठीक है, लेट मी शो यू। तो देखो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था वो 1921 में फोर्स में आया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो उस समय जो मॉन्टेग्यू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो देखो ये सारे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, ये सारे उसके फीचर्स हैं। तो देखो अभी हमने जो पढ़ा कि इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। ठीक है, तो सबसे पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन और बाई कैमरलिज्म की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में की गई थी, है ना। बाई कैमरलिज्म का क्या मतलब होता है, द्विसदनी व्यवस्था, जो आपका अपर हाउस एंड लोअर हाउस है। ठीक है, मतलब द्विसदन में क्या होता है, कानून बनता है ना। तो लोकसभा राज्यसभा दो ही तो होते हैं। अब देखो, तो यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमने बुक में भी देखा। नाउ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, देखो अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जितने सारे फीचर्स है उसको ऑलमोस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो दैट्स वाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था इसने ये प्रिस्क्राइब किया था कि जो फेडरेशन, जो संघ राज्य भारत जो है उसे क्या ऐसे जाना जाएगा, उसके जितने भी प्रोविंसेस है और इंडियन की स्टेट्स है उसे एक हम यूनिट के नाम से भी जानेंगे, है ना। प्रोविंसेस क्या होता था, प्रांत, जहाँ पे अभी राजाओं का चलता था। ठीक है, तो उसे हम यूनिट मानेंगे। ठीक है, तो इसी के तहत तो हमारा जो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये इसी के तहत तो आया है ना। ठीक है, मतलब इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब क्या, जितने भी सारे स्टेट है उसका यूनियन होगा भारत। ठीक है, तो मतलब जितने भी सारे स्टेट है वो क्या है, एक यूनिट है इंडिया के। ठीक है, तो ये भी बात सही है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। नाउ अगेन इन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल फीचर दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। तो उसमें ये जान लो कि ये सारे फीचर्स जो मैंने पीले वाले से टिक कर रखे हैं वो सारे हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही सबसे पहली बार डायरकी, दिखा देता हूँ आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आपका डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। तो जो उसी समय ही ये भी बात चली थी कि जो पावर है उसका डिवोल्यूशन होगा। डिवोल्यूशन मतलब अधिकारों का हस्तांतरण। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो सेंटर के पास भी होगी, मतलब कानून बनाने की जो शक्ति है वो सेंटर के पास भी होगी और प्रोविंसेस के पास भी होगी। ठीक है, तीसरा जो फीचर है उसका, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसने सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, क्योंकि उस समय जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर में था, है ना।
तो उन्होंने ये डिमांड किया था कि उसको अच्छे से कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ठीक है, लेजिस्लेचर को अच्छे से कॉन्स्टिट्यूट किया जाए सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों के लिए, और उसका एक्सपेंशन भी हो, ठीक है। तो देखो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि ये जो है बात सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट की, वो मॉले मिंटो रिफॉर्म में की गई थी, जो 1909 का, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ऑफ जो इंडियन एक्ट है ऑफ 1909, उसमें ये बात कही गई थी, ठीक है। देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है उसे हम मॉले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जो लॉर्ड मॉले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसी ने सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की बात इसमें कही थी, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। दैट्स वाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसका ये वाला फीचर नहीं है ना, ये फीचर किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दो स्टेटमेंट और दे रखे हैं, तो इसको जान लो। जो सबसे पहली बार जो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी वो 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी, है ना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन, ठीक है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखो इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसने सेटअप करा था पब्लिक सर्विस कमीशन एट बोथ लेवल, चाहे वो फेडरल हो या फिर प्रोविंशियल लेवल। तो देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो जब आप इसका 9वां फीचर देखोगे, है ना, तो इसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करा था बट आल्सो अब प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी इसने करा था, ठीक है। नाउ which one of the following acts provided the setting of a board of control in Britain through which the British government could fully control the British East India Company's civil, military and revenue affairs। तो देखो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है वो रेगुलेटिंग एक्ट को अमेंड करके आया था, है ना, इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। तो देखो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। तो इसने क्या, इसका जो फीचर है, इसने एम्पावर किया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पास सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स भी होंगे, ठीक है। तो इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 सही होगा, ठीक है, क्योंकि उसी दौरान ही जो इतने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई थी। नाउ अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मेड अ प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो देखो इसमें से कौन सा वो एक्ट है ना, जिसने जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन को दे दिया था। तो ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे, और जो सबसे पहली बार जो म्यूटनी हुई थी, वार ऑफ म्यूटनी हुई थी, है ना। देखो यहाँ पे क्राउन रूल कब स्टार्ट है, 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन रूल हमारा चला था, है ना, ठीक है। जो क्राउन रूल चला था वो किस वजह से चला था, क्योंकि इंडियंस ने पहला वार ऑफ इंडियंस जिसमें झांसी की रानी लड़ी थी, है ना, वो फेमस था। रिवोल्ट ऑफ जो 1857 है उसकी वजह से उसके होने के बाद जो सारे पावर्स थे, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा एक्ट रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। ये क्यों आया अभी हमने देखा। नाउ partially the responsible governments in the provinces were established under which one of the following act। देखो हमने ये देख लिया था, जैसे कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है फॉर इंडिया के लिए वो किस एक्ट में देखने को मिलता है। तो हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में,
हमने ये देखा था कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जिसमें इंडियन को ज़्यादातर हक मिलने लगा था, है ना। वहाँ पे बाइक कैमरलिज्म होने लगा था और डायरेक्ट इलेक्शन होने लगा था, ठीक है, और डायरकी फॉर्म चलने लगी थी। तो मतलब, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि पार्शियली जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है इन प्रोविंसेस वर इस्टेब्लिश्ड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो अगर पार्शियली देखा जाए तो सबसे पहले हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में देखने को मिला था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे दी गई थी, ठीक है, 1935 में, ठीक है। और यहाँ ये सारे स्ट्रगल कर रहे थे उस दौरान, ठीक है। चलो अब देखो, द इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस्ड टू द। तो जो देखो, जो इनिशियल आइडिया था कि जो रिक्रूटमेंट होगा ऑन मेरिट प्रिंसिपल, वो किसके आइडिया से आया था? मैकाले कमेटी, है ना। मैकाले कमेटी जो थी 1854 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1858 दे रखा है, तो 1854 इधर ही कहीं होगा। तो जो आप देख सकते हो, जो चार्टर एक्ट है ऑफ 1853, उसके दौरान जो मैकाले कमेटी थी, कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज अपॉइंट हुई थी, कब? 1854 में। क्यों? फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो मेरिट बेस्ड पे रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्वेंट्स के कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल है? मैकाले कमेटी, जो कि 1854 में आई थी, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट? अगेन हमने देखा था ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसमें सब्जेक्ट्स को बांट दिए गए थे, ठीक है, और सेंटर में और प्रोविंशियल जितने भी प्रोविंसेस थे उसमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो बजट का सेपरेशन की जो बात की गई थी, वो किसमें की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? तो इसमें देखो करेक्टली बस ये वाला मैच है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, उसमें क्या हुआ था? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब देखो अगेन इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड कुछ पूछा है कि जो चार्टर एक्ट 1793 है, इसने क्या किया था? इसने एक्सटेंड कर दिया था ट्रेड मोनोपोली को ऑफ द कंपनी इन इंडिया, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर, ठीक है, ये बात सही थी। फिर देखो चार्टर एक्ट 1813 जो है वो उसने एबॉलिश किया था ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया, ये भी बात सही है ना। इसकी करेक्ट रीजन है, ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। नाउ इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट 1935 रेजिड्यूरी पावर्स वेर गिवन टू द। देखो जो अब जो फेडरेशन जो इस्टेब्लिश हुआ था ड्यूरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना, तो उसमें जो रेजिड्यूरी पावर है, रेजिड्यूरी पावर क्या था? ऐसे जो शेष शक्तियाँ, है ना, वो किनको दी जानी थी? गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो जो रेजिड्यूरी पावर है वो आर्टिकल 248 बताता है, ठीक है, डिफाइन करता है कि रेजिड्यूरी पावर क्या होंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज मॉले मिंटो रिफॉर्म? तो अभी हमने देखा मॉले मिंटो रिफॉर्म किसको कहते हैं? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसे क्या कहा जाता है? मॉले मिंटो रिफॉर्म। लॉर्ड मॉले जो थे उस समय क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो मिंटो थे वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज बेस्ड ऑन। तो देखो अभी हमने देखा ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था वो किस पे बेस्ड था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पे, ठीक है, तो ये वाला सही है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किस पे बेस्ड था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। अब देखो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश?
इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम है ना, वो हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में स्टेब्लिश की बात की गई थी, है ना, कम्युनल कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम की, ठीक है। तो देखो ये जो फीचर ऑफ ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, इसी में सबसे पहली बार जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात भी कही गई थी और कम्युनल इलेक्टोरेट की भी बात की गई थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। व्हाट वर द सैलाइंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की अगर सैलाइंट फीचर्स को देखोगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए एक्ट था, है ना, एक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट था इसे बोला जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया था, जितने भी सारे पहले के एक्ट थे उनको एबॉलिश कर दिया था, सेंट्रल लेवल पे डायरकी ला दिया था, और जो विद इन स्टेट डायरकी को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। एस्टिब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से स्टार्ट हुई, ठीक है। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, ये जो एक्ट है वो सेकेंड माइलस्टोन है फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये लक्ष्मीकांत का भाई बुक है। तो इस ये जो था वो काफ़ी लेंथी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें टोटल 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल था, ठीक है। तो इसमें देखो जो फेडरेशन की बात इसी में कही गई थी, ठीक है। और फर्दर देखो तो डायरकी की बात भी इसी में कही गई थी कि जो डायरकी है ना, वो प्रोविंसेस में जो था उसकी ऑटोनॉमी जो प्लेस थी वो सेंट्रल ले लेगा, ठीक है। और फेडरल सब्जेक्ट्स भी बनाए गए थे। फर्दर अब देखो स्टेब्लिशमेंट ऑफ, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, कहाँ गया, देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट भी जो सेटअप था वो 1937 में भी सेटअप हुआ, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था, तो देखो यार इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट जो कि 1937 में सेटअप हुआ था वो भी इसी में बात की गई थी, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। तो ये सारे फीचर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, किसने एबॉलिशन किया था, काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब जितने भी सारे पहले के एक्ट थे उनको, ठीक है। तो ये सारे हो गए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो देखो इंडियन काउंसिल 1861 जो था वो एक रिजिड सेंट्रलाइजेशन की तरफ था, ठीक है, रिजिड सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। उस समय क्या हुआ था कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स हम पे हावी होते गए थे, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। 1861 आते आते फाइनल स्टेप पे पहुंच गया, दैट्स वाइज रिजिड सेंट्रलाइजेशन वाज द आंसर, ठीक है। अब देखो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1947 के टाइम, जो हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वो कौन थे, लियाकत अली खान। तो देखो जो 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है ये, ठीक है। तो इसकी जो पहले इंटरिम देखो इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946, इसमें जवाहरलाल नेहरू ये है, लेकिन जो लियाकत अली खान थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो सबसे पहली बार अगर हम देखें तो फाउंडेशन किसने रखा था फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने रखा था, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 है, उसने डेजिग्नेशन क्या दिया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जाने जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, सॉरी ये नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है। नाउ हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। सभी को पता है पहले लॉ मिनिस्टर कौन बने थे इंडिया के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नाउ with reference to the period of British rule in India, Indian Statutory Commission is popularly known as। तो देखो उस समय जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था, है ना, स्टैट्यूटरी कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन मतलब क्या, ऐसे कमीशन जो लॉ बनाते थे, ठीक है।
तो उस समय कौन था, साइमन कमीशन थे, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल? सत्येंद्र सिन्हा जी को सबसे पहली बार अपॉइंट किया गया था, ठीक है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये 1860 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मेड अ प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? तो ये चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। अब देखो यार, हमने अपना जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो कि इम्पॉर्टेंट हो भी सकता है, इससे ऑलमोस्ट जितने भी सारे क्वेश्चंस इस बुक में दे रखे थे हमने उसको कवर कर लिया है और सपोर्ट भी किया है इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो आगे हम जो हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे हम जितने भी सारे क्वेश्चंस इस बुक में दे रखे हैं उसको सॉल्व करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर।